हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है यानी सामाजिक अध्ययन। आज जो है उसकी चैप्टर 3 की क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 भी हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये दोनों क्लासेस नहीं की हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। और आपका जो पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन, फिर आपका पेपर 2 है समावेशी शिक्षा, या आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया। कहने का मतलब ये है कि यूपी गेलेट थर्ड सेमेस्टर के जो 8 के 8 सब्जेक्ट है वो हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं। और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो बाकी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 1 महीने से हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया है। बट अब जो है क्लासेस रेगुलर हो गई हैं। ठीक है, तो आप सभी को कल मैंने बताया था कि क्लासेस की टाइमिंग दो है। एक तो सुबह 10 बजे है और एक क्लास की टाइमिंग 7 बजे शाम में है। तो जो 10 बजे वाली क्लास होगी उसमें आपका जो है मैथ, साइंस और कंप्यूटर ये अल्टरनेट करके चलेगा, यानी 2 दिन मैथ, 2 दिन साइंस, तो 2 दिन कंप्यूटर। ठीक है। और जो शाम वाली क्लास है 7 बजे, इसमें हम समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ेंगे और सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपका अल्टरनेट करके चलेगा। उसके बाद आपका बचता है हिंदी बचता है और संस्कृत बचता है, ये दो सब्जेक्ट बचता है। तो जैसे ही आपका ये एक दो सिलेबस खत्म होता है यानी एक दो सब्जेक्ट खत्म होंगे, उसके जस्ट बाद ही हम आपका हिंदी और संस्कृत कंटिन्यू कर देंगे। आपको जो है क्लासेस पूरी अच्छे से रेगुलर मिलेंगी। और एक बात लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एग्जाम से पहले सारी की सारी जो है क्लासेस या सिलेबस खत्म कर दिए जाएंगे। और आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो मैं जिन नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ वो बाय हैंड मैंने अपने हाथों से लिखा है। और यही नोट्स आपको जो है टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना रहे हैं तो मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। उससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप क्विक रिवीजन कर लेंगे, है ना। बाकी बच्चे तो सीरीज से रिवीजन करते हैं, बट सीरीज में एक नेगेटिव चीजें होती हैं कि उसमें क्वेश्चंस बहुत गलत दिए होते हैं। हालांकि जब हम लोग सीरीज सॉल्व कराते हैं तो वहां पे करेक्शन कराते हुए चलते हैं। आगे बात समझ में, अब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, कौन कौन से राजा ने या कौन कौन से बादशाह ने या शासक ने शासन किया। ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि वहां की प्रशासन कैसी है। ठीक, वहां का जो कला है वो कैसा है। हर चीजों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो मुगल के बाद हम अब हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि आपकी मराठा शक्ति का अभ्युदय, यानी आपका जो मराठा शक्ति है या फिर जो मराठा के जो लोग थे, ये कह सकते हैं कि मराठा का उद्गम कैसे हुआ, यानी मराठा को कौन, उसको किस प्रकार से विकास किया। ठीक, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, हम सामाजिक अध्ययन में जो है ये कह सकते हैं कि जो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। हालांकि आप लोग हिस्ट्री अगर पढ़े भी हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, तो उसमें जितना हम एग्जाम के जैसे कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम जितना डिटेल में पढ़ते हैं ना, उतना डिटेल में हमें बीटीसी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जितना आपके सिलेबस में है हम उतना ही पढ़ेंगे। बाकी चीजें अगर आप मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही लेंदी है ना। बट उतना हमें पढ़ना ही नहीं, जितना हमें सिलेबस में है उतना हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। फिर अगर आप इन फ्यूचर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपको अलग से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ, मराठा साम्राज्य को किसने स्थापित किया। उसके बारे में हम बहुत डिटेल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिएगा, जो आपका मराठा साम्राज्य है
इसको जो है स्थापित किया या इसको जो जन्म दिया ये कह सकते हैं वो शिवाजी ने किया था। ठीक है, किसने? शिवाजी ने। तो शिवाजी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो शिवाजी जो है उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग पर हुआ था। आपका जो सिवनेर का पहाड़ी है ये आपका महाराष्ट्र में है। और जो शिवाजी है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उन सॉरी, कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था और मुंबई के सिवनेर के पहाड़ी पर हुआ था। ठीक है। उनके पिता शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। यानी जो आपके शिवाजी के पिता हैं शाहजी भोसले, वो कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक, और वो भी कहाँ के? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वो क्षत्रिय थे। और शिवाजी की जो माता है उनका नाम था जीजा। क्या नाम था? जीजाबाई। ठीक है। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने शिवाजी को महापुरुषों से वीरता, साहस, कर्तव्य निष्ठा, त्याग, बलिदान व संघर्ष के गुण सिखाए। एक बात देखिएगा कि शिवाजी की जो माँ थी उन्होंने जो है शिवाजी को क्या किया, बचपन में ही उनको महापुरुषों के बारे में अच्छे से बताया। जैसे कि आप सभी को पता होगा जब आप छोटे थे, बचपन के टाइम में आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मी, कोई भी आपको बचपन में कहानियां सुनाता था। चाहे वो परियों की कहानी हो गई, चाहे वो किसी रामायण की स्टोरी हो गई, महाभारत की स्टोरी हो गई। माँ लोग या मम्मी, दादी, नानी, कोई भी बचपन में क्या होता है कि ऐसे स्टोरी सुनाते हैं। उसी प्रकार जो है शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने अपने बच्चे यानी शिवाजी को क्या किया कि वीरता की कहानी सुनाई। यानी जो महापुरुष थे उनकी वीरता के बारे में उनको बताया। ठीक है, साहस के बारे में बताया, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी उसके बारे में बताया, त्याग बलिदान यानी उन्होंने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए किस तरीके से त्याग दिया या फिर बलिदान दिया अपना, उस प्रकार के बारे में जितनी भी स्टोरीज थी जीजाबाई ने शिवाजी को अच्छे से उसके बारे में उनको बताया था। ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि बचपन में एक बात इसको ध्यान रखिएगा कि बचपन में जो स्टोरीज बताई जाती है ना बच्चों को, उसमें क्या होता है कि बच्चे स्टोरी को याद नहीं रखते हैं। जैसा कि आपने बाल विकास में पढ़ा होगा कि बचपन के टाइम में जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो पावर होती है इमेजिन करने की यानी कल्पना करने की जो पावर होती है वो बहुत तीव्र होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका माइंड बहुत डेवलप होता है ना। तो बचपन में जो चीजें आपको याद रहती हैं या जिनको आप इमेजिन कर लेते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस भी करता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो जीजाबाई थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने क्या किया था कि शिवाजी को महापुरुषों की वीरता के बारे में बताया, उनके साहस के बारे में बताया, है ना, त्याग बलिदान, और वो जो पुरुष थे महापुरुष लोग उन्होंने संघर्ष कैसे किया, इन सब सारी चीजों के बारे में जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी के अच्छे से डिटेल में सारी स्टोरीज उनको बताया था। उसके बाद फिर देखते हैं और जिसका इफेक्ट शिवाजी के ऊपर पड़ा था। और शिवाजी को फिर क्या थे कि अच्छा देखिए घर परिवार का या फिर पेरेंट्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो उनकी माता उनको हमेशा क्या बताती थी? मोटिवेशनल चीजें बताती थी उनको, वीरता के बारे में सभी को बताती थी, संघर्ष के बारे में बताती थी, है ना, त्याग बलिदान के बारे में बताती थी, जिससे क्या हुआ कि शिवाजी के अंदर भी ये सब चीजें उन्नति हुई ना। ये सब चीजें भी हुई कि हाँ अगर ऐसे ऐसे लोग अपने देश के लिए किए, अपने घर वालों के लिए करें, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें उनके अंदर भी क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के दादा पूर्णदेव ने उन्हें युद्ध कला तथा राजनीति की शिक्षा दी। उनकी माता ने तो सारी चीजों की शिक्षा दी थी, धार्मिक चीजों से वो जुड़ी हुई थी। तो महापुरुषों की जो भी वीरता की कहानी थी, साहस, कर्तव्य निष्ठा, त्याग बलिदान, संघर्ष, इसके बारे में तो उन्होंने शिक्षा दी ही थी। लेकिन जो शिवाजी के दादा थे कुंवरदेव, उन्होंने क्या किया था कि शिवाजी को युद्ध के बारे में और राजनीति के बारे में शिक्षा दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी महाराष्ट्र की हीन दशा से बहुत दुखी थे। शिवाजी जो है क्या थे कि महाराष्ट्र की जो उस टाइम जब शिवाजी का जन्म हुआ था, या तो ये कह सकते हैं उनके टाइम पे उस समय जो आपका महाराष्ट्र का दशा था वो बहुत ही बहुत ज्यादा खराब था। तो
जब शिवाजी ने देखा कि महाराष्ट्र की इतनी दशा खराब है, तो उस दशा को देख के शिवाजी बहुत दुखी हुए थे। ठीक। फिर उन्होंने मराठों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का पक्का इरादा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी ने जो मराठा है, ठीक है, तो फिर जो महाराष्ट्र है आपके, मराठा मतलब कि जो वहां के लोग रहते थे, या ये जो इनको सिख में भी कहा जाता है, तो वही मराठों को जो है उन्होंने क्या किया कि उन दशा से मुक्त करने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं इन सबको बिल्कुल स्वतंत्र कर दूंगा, है ना, यानी कि ये जो राज्य है जो इस हीन दशा से ग्रसित है, उसको मैं बिल्कुल स्वतंत्र कर दूंगा। ठीक। और उन्होंने बाद में स्वतंत्र भी किया। भारतीय इतिहास में वे स्वराज्य संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी आपकी हिस्ट्री में जो है, आपके जो शिवाजी हैं, इन्होंने ये स्वराज्य संस्थापक यानी इन्होंने अपना राज्य स्वयं स्थापना किया है ना, और इस नाम से और राष्ट्र निर्माता के रूप में क्या है, ये फेमस है। ठीक। उस समय क्या था कि ये जो आपके मराठा है या महाराष्ट्र है, वो मुगलों से बहुत ही ज्यादा ग्रसित थे। तो शिवाजी ने क्या किया कि इन्हीं सबको मुगल से जो है स्वतंत्र कराया था, है ना। अगर हम स्टोरी देखेंगे तो बहुत ही डिटेल वाली स्टोरी है, तो इतना हमें डिटेल में नहीं देखना है। तो इसलिए मैं आपको जो बहुत ही मेन मेन चीजें हैं उसको समझा रही हूँ, तो फिर से देख लीजिएगा कि आपके शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग पर हुआ था। इनके पास जो पिता थे वो शाहजी भोसले थे, ठीक है। इनकी माता जीजाबाई थी और इनके जो दादा थे वो कोड़देव जी थे। ठीक। चलिए, अब हम ये देखेंगे, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। यानी 1674 ईस्वी में रायगढ़ में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक क्या होता है कि अब वो इस समय से वो गद्दी पे बैठते हैं, फिर वो अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। तो 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन इसी के 6 साल बाद, ठीक, जब इनका राज्याभिषेक हुआ, उसी के 6 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी ने 13 अप्रैल 1680 को अंतिम सांस ली। यानी 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन 1680 में 13 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि शिवाजी की कौन कौन सी सफलताएं थी, यानी उन्होंने किस किस युद्ध में विजय किया, या उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शिवाजी हैं उनका जो साम्राज्य था उसका विस्तार कैसे था, यानी जो शिवाजी का साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था। ठीक। तो जो शिवाजी का साम्राज्य है वो उत्तर प्रदेश में सूरत के निकट से लेकर गोवा के निकट कर्नाटक तक फैला था। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र आपका मिड में था, तो महाराष्ट्र के इधर से लेके पूरा आपका इधर, ये आपका इंडिया का मैप तो आपको याद ही होगा, जो निचला हिस्सा है महाराष्ट्र के बाद क्या है आपका ये महाराष्ट्र है, मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो ये आपका महाराष्ट्र, तो यहाँ पे थोड़ा सा गोवा है छोटा सा, फिर आपका यहाँ पे कर्नाटक है, ये आपका महाराष्ट्र है ना। तो उत्तर प्रदेश में आपका यूपी तो इधर है ना, महाराष्ट्र है, फिर आपका क्या है यहाँ पे एमपी है, फिर यूपी है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से लेके आपका सूरत के निकट से लेकर आपके गोवा के निकट कर्नाटक तक आपके शिवाजी का साम्राज्य फैला हुआ था। आगे बात समझ में। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक सफलताएं, यानी उनको कौन कौन सी सफलता मिली थी। पूना की जागीर का स्वतंत्र शासक बनने के बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ किया। यानी जो पूना है वहां की, वहां जब वो उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिए और वहां पे वो शासक करने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्तियों को और वो बढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है। शिवाजी के पास साधनों का अभाव था, यानी शिवाजी के पास चीजों की कमी थी, यानी युद्ध मटेरियल की कमी थी या सैनिकों की कमी थी, ये कह सकते हैं। इसलिए उन्हें
कूटनीति से काम लेना पड़ा। यानी जब उनके पास सैनिक कम थे और आपके जो ये तोप हो गया या फिर जो बॉम्ब वगैरह, उस समय जो भी आपकी युद्ध करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती थी, उन सब चीजों की कमी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, कूटनीति से अपना काम निकाला। ठीक, ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने माइंड का यूज किया। शिवाजी ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र के बीजापुर राज्य से लोहा लिया और 1646 में तोरण का किला छीन लिया। किले से जो धन मिला उसे राजगढ़ का किला बनवाया। सबसे पहले क्या हुआ कि शिवाजी ने क्या किया कि जो महाराष्ट्र का बीजापुर राज्य है उसको अपने कब्जे में लिया। ठीक, उसके बाद फिर 1646 ईस्वी में जो तोरण का किला था उसको छीन लिया। ठीक है, उसके बाद जो आपके तोरण के किले से जितना भी उनको धन मिला, उस धन से उन्होंने एक किला बनवाया। और वो किला कौन सा था, आपके राजगढ़ का किला था। कौन सा किला था, राजगढ़ का किला था। एक बार फिर से ऐसे इन शॉर्ट में समझिएगा कि पूना को स्वतंत्र करने के बाद, वहां के शासक बनने के बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति क्या की, बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो शिवाजी के पास संसाधन की कमी थी, इसलिए उन्होंने कूटनीति का सहायता लिया। फिर क्या किया उन्होंने कि शिवाजी ने क्या किया कि सबसे पहले महाराष्ट्र का एक राज्य है जो कि बीजापुर है, उसको उन्होंने कब्जे में लिया या उसको जीता। उसके बाद 1646 में तोरण के किले को उन्होंने छीन लिया और तोरण के किले से जितना भी धन उनको मिला, उन्होंने उस धन से एक किला बनवाया और वो किला आपके राजगढ़ का किला था। ठीक है, अब हम देखते हैं जावली विजय के बारे में। तो जावली विजय क्या है वो देखेंगे। तो 1656 में शिवाजी ने मोरे नामक मराठा सरदार से जावली का प्रदेश छीन लिया, जो सतारा के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक, जावली एक प्लेस का नाम है जिसको शिवाजी ने अपने मतलब कब्जे में कर लिया या उन्होंने युद्ध के बाद उसको जीत लिया था। तो 1656 में शिवाजी ने क्या किया था कि मोरे नामक मराठा सरदार से, यानी मोरे एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक सरदार थे, मराठा के सरदार थे, उनसे उन्होंने क्या किया कि जावली का प्रदेश छीन लिया था। ठीक, जो कहाँ पे था, सतारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। कहने का मतलब ये है कि 1656 में मोरे नामक मराठा सरदार से शिवाजी ने क्या किया कि जावली प्रदेश को अपने कब्जे में कर लिया। युद्ध के पश्चात उन्होंने जावली को अपने कब्जे में कर लिया और जावली आपका सतारा के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक है, अब हम कोंकण विजय के बारे में पढ़ेंगे। तो कोंकण विजय का देखते हैं। 1657 ईस्वी के अंत में शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। तो जो कोंकण प्लेस है, उस उसको 1657 में जो है शिवाजी ने आक्रमण करके इसको जीत लिया था। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी आप सिर्फ अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है, चीजों को अच्छे से सुनिए, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज होती है कि रटने से बिल्कुल नहीं होगा। आप स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे और इसमें आपको चीजें बस यही याद रखनी होंगी कि सन कब, किस सन में उन्होंने कौन सा युद्ध जीता था, उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, वो राजगद्दी पे कब बैठे। ये सब याद करने की चीजें हैं, लेकिन बाकी जो आपकी चीजें हैं वो आप स्टोरी के फॉर्म में याद करिए, है ना। स्टोरी के फॉर्म में जब आप पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है सिलेबस, आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। हालांकि समावेशी शिक्षा और आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन है लगभग वो आपका मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन में वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद ही हम उसके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, यानी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम कराना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में। और ठीक ऐसे सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक, तो और ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होगा, तो हम अपनी तैयारी ऐसे बना के चलेंगे कि हमारा सिलेबस अप्रैल के लास्ट में खत्म हो जाए और मई में हम पूरा होल रिवीजन अच्छे से कर लें। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बीजापुर के संघर्ष के बारे में। तो देखते हैं बीजापुर की क्या स्टोरी थी। अभी बीजापुर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था ऊपर में, देखिएगा। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सिंहासन पर बैठा और उसने
शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अपने सरदार अफजल खां को शिवाजी की दुर्ग संधि करने के बहाने भेजा, जिससे वो छल से शिवाजी की मृत्यु कर दे। परंतु इसके बारे में शिवाजी को पता चल गया और शिवाजी ने अफजल खां की मृत्यु कर दी और बाद में बीजापुर के सुल्तान ने संधि कर ली। देखिएगा बीजापुर में क्या था कि जो आपके सुल्तान अली आदिल शाह थे, वो सिंहासन पर बैठा ठीक, और उसने ये देखा कि जो आपके शिवाजी हैं वो उनकी शक्ति क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है ना, वो पावर पावरफुल होते जा रहे हैं। तो जो आपका सुल्तान अली आदिल शाह था उसने क्या सोचा कि इनको मैं धोखे से अपने पास बुलाता हूँ और फिर इनकी मृत्यु कर दूंगा। लेकिन इस चीज का जो है आपके शिवाजी को पहले से पता चल जाता है और उसने अफजल खां को ही मार देते हैं, जिससे क्या होता है अली आदिल शाह को ये पता चलता है, तो उसको डर होता है कि कहीं ये मेरी भी मृत्यु ना कर दे, है ना। उसके बाद क्या होता है कि शिवाजी के साथ वो संधि कर लेता है। आई बात समझ में? तो फिर से समझते हैं कि बीजापुर के जो सुल्तान अली आदिल शाह थे वो सिंहासन पर जब बैठा तो वो उसको पता चला कि जो शिवाजी हैं उनकी पावर बढ़ती ही जा रही है। तो उसी पावर को रोकने के लिए उनका जो एक सरदार था अफजल खान, ठीक, उसको वो कहाँ पे भेजता है, शिवाजी के दुर्ग पे भेजता है संधि करने के लिए कि हाँ हम आप संधि करना चाहते हैं। और उसके मन में क्या था, वो संधि करने के बहाने उनको छल से क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, ठीक। और इसके बारे में शिवाजी को पता चल जाता है। फिर शिवाजी क्या करते हैं कि वो अफजल खां की ही मृत्यु कर देते हैं। जब ये बात अली आदिल शाह को पता चलती है तो वो बहुत डर जाता है और उसके बाद वह स्वयं क्या करता है कि आपके शिवाजी के साथ संधि कर लेता है, ठीक। ये आपके बीजापुर के संघर्ष के बारे में स्टोरी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे मुगलों से संघर्ष, यानी मुगल से क्या क्या संघर्ष थे वो हम देखेंगे। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हुआ और उसे दबाने के लिए अपने मामा शाइस्ता को 1660 में दक्षिण भेजा। उसने मराठों से युद्ध लड़ा और कई किले जीते, परंतु शिवाजी ने 1663 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। देखिए उस टाइम पे जब शिवाजी का शासन काल था, उस समय जो मुगल का राजा था वो आपका औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। और आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य का जो सबसे ही बेकार शासक था, क्रूर शासक था, वो औरंगजेब ही था। और औरंगजेब ने ही ये वाली रीति स्टार्ट की थी, या ये वाली उसी की वजह से आज ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए कि मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, मस्जिद तोड़ो मंदिर बताओ। ये जो आज भी चल रहा है ये औरंगजेब की ही देन है, क्योंकि उस टाइम पे जब मुगल का शासक था तो जितनी भी जगह पे मंदिरें थी वो औरंगजेब ने तोड़वा के मस्जिद बनवा दिया था, है ना। बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब को जब पता चला कि हाँ शिवाजी नाम का कोई शख्स है और उसकी जो शक्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, या वो उसका जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, तो औरंगजेब जब ये सुनता है ना तो उसको चिंता होती है। और शिवाजी की इस शक्ति को खत्म करने के लिए या शिवाजी की इस शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब जो है अपने मामा शाइस्ता खां को ही कहाँ भेजता है, दक्षिण एरिया में वो भेजता है, ठीक। कब? 1660 में। और जब वो दक्षिण एरिया में जाता है, यानी जब वो महाराष्ट्र साइड जाता है, तो शाइस्ता क्या करता है, आपके मराठों से युद्ध लड़ता है। युद्ध के पश्चात क्या होता है, आपका शाइस्ता बहुत सारे जिले भी जीतता है, लेकिन आपके जो शिवाजी हैं वो 1663 में आक्रमण कर देते हैं, ठीक। तो ये आपकी मुगल की स्टोरी थी कि मुगल से मगल मुगल का क्या संघर्ष था, शिवाजी ने मुगल से कैसे संघर्ष किए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं पुरंदर की संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो पुरंदर की संधि के बारे में देखते हैं। शिवाजी को दबाने के लिए औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह और दिलेर खां को सेनापति बनाकर शिवाजी के पास भेजा। देखिएगा पहले समझिएगा, यहाँ पे पहले वो किसको भेजता है, अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। वहां पे वो विफल हो जाता है, तो बाद में क्या होता है कि औरंगजेब 1665 में राजा जयसिंह को और दिलेर खां को सेनापति बनाकर शिवाजी के पास भेजता है, ठीक है। शिवाजी संधि के लिए तैयार हो गए।
साथ ही उसने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार चलने के लिए तैयार कर लिया। देखिएगा, धोखे से औरंगजेब जो है शिवाजी को मारना चाहता था। अगर आपने मूवी देखी होगी या फिर आप सीरियल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवाजी जब वहां पहुंच जाते हैं, तो जब उनको वहां की रणनीति के बारे में पता चलता है कि औरंगजेब एक्चुअली में क्या चाहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो फल की टोकरी में बैठ के वो वहां से जेल से बाहर आ जाते हैं। ठीक, आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी ही होगी, तो चलिए मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देती हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, शिवाजी की जो शक्तियां थी वो बहुत फैल रही थी। तो जब औरंगजेब को पता चलता है तो वो दोबारा जो है 1665 में राजा जयसिंह को और दिलेर खान को सेनापति बनाकर शिवाजी के पास भेजता है। ठीक है, कि संधि के लिए। तो जब शिवाजी के पास ये लोग गए, तो वो संधि के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, और उन्होंने यानी शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। वहां शिवाजी का अच्छे से सम्मान नहीं किया और शिवाजी के विरोध करने पर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। यानी जब शिवाजी वहां पे पहुंचते हैं औरंगजेब के दरबार में, तो वहां पे शिवाजी के साथ अच्छे से बर्ताव या व्यवहार नहीं किया गया, उनका अच्छे से सम्मान नहीं किया गया। तो शिवाजी को क्रोध आ गया और शिवाजी ने क्या किया, इसका विरोध किया। और विरोध करने पे औरंगजेब ने क्या किया, वो उनको बंदी गृह में यानी उनको जेल में डाल दिया। ठीक, जहां से शिवाजी निकल आए। ठीक, वही स्टोरी मैं आपको बता रही थी कि वहां से शिवाजी क्या होते हैं, फलों की टोकरी में बैठ के वो बाहर आ जाते हैं। ठीक, निकल आए और फिर उन्होंने मुगलों को कई बार परास्त किया। उसके बाद उन्होंने मुगलों को कई बार हराया। ठीक है, अब देखिए राजा राम कौन थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजा राम आपके शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे, और जो शिवाजी के प्रथम पुत्र थे वो संभाजी थे, जिनकी हत्या मराठों ने कर दिया था। ठीक, शिवाजी के प्रथम पुत्र संभाजी की हत्या, सॉरी 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 मुगलों ने किया था। ठीक है, शिवाजी के जो प्रथम पुत्र संभाजी थे, उनकी जो हत्या कर दी गई थी वो मुगलों ने की थी। ठीक है, अब जब शिवाजी के प्रथम पुत्र संभाजी की मृत्यु हो गई, तो उनकी जो मृत्यु हुई उससे मराठा क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए। और उसके बाद फिर देखते हैं कि जो शिवाजी के दूसरे पुत्र थे राजा राम, उन्होंने क्या किया कि मराठा राज्य का बागडोर संभाला, या ये कह सकते हैं उसके बाद वो राज्य को संभाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ना एक लाइन छूट गई है, यहाँ पे बागडोर संभाली, यहाँ पे उसके बाद ये है कि आपके राजा राम के नेतृत्व में ही मुगलों में क्या हुआ कि औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यानी कि आपके राजा राम के नेतृत्व में ही मराठा के जो लोग थे वो औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे मैं आपको नोट्स में लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है कि देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा कि राजा राम जो है आपके शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। जब उनके प्रथम पुत्र संभाजी की मृत्यु हो जाती है या तो मुगलों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद जो उनके दूसरे पुत्र राजा राम है, वो ही मराठा साम्राज्य को संभालते हैं। और राजा राम के नेतृत्व में ही क्या होता है कि औरंगजेब से लड़ने के लिए मराठा के लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक, उनके नेतृत्व में ही यानी राजा राम के नेतृत्व में ही जो मराठा के लोग थे उन्होंने जिंजी पर अधिकार कर लिया। ठीक, अधिकार कर लिया तो वह सतारा भाग गया, यानी जो मुगल थे वो सतारा भाग गए। मराठी सेना ने खानदेश, बरार और बगलाना पर अधिकार कर लिया। ये जो मराठी सेना थे वो खानदेश, बरार और बगलाना पर अधिकार कर लिए। ये जो आपका है ना, ये प्लेस का नाम है, यानी जगह का नाम है। तो ये उस समय का नाम है जो बहुत पुराना है, इसलिए सुना सुना नहीं लग रहा है। और आज के टाइम में ये सारे नाम बदल दिए गए हैं। ठीक, तो मराठी सेना ने इन सब जगहों पर अधिकार कर लिया था। मराठों ने शत्रुओं का बड़ी वीरता से सामना किया था कि जो मराठा के लोग थे उन्होंने अपने जो दुश्मनों के साथ बहुत ही वीरता के साथ सामना किया था। आई बात समझ में? हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। हमने सारी चीजों को डिटेल में पढ़ा। अब जो है हम पढ़ेंगे शिवाजी का शासन प्रबंध। तो ये जो क्लास है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।
आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये वाली जो क्लास है हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शिवाजी का जो भी शासन व्यवस्था था वो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। और एक बात और, अगर आप टेलीग्राम आईडी से नहीं कनेक्ट हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से हमारे आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छी लग रही है तो भी शेयर करिए। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही, या लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, या तो फिर पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपको पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, जो भी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।